हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। क्लास 9th का कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और कल और परसों 2 दिन आपका पेपर है और कल आपका 2 शिफ्ट में पेपर है, आपको सभी को पता ही होगा। तो पहला शिफ्ट में आपका हिंदी है और इंग्लिश है। दूसरा शिफ्ट में क्या है? मैथ्स है और साइंस है। ठीक है। पैटर्न आपका पता है कि 40 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाएगा सारे सब्जेक्ट से और सभी एमसीक्यूज जो होंगे वो आपको ओएमआर सीट पे उसको फिल करना होगा, गोला करना होगा। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में विज्ञान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो 40 में 40 लिखा हुआ है तो ये सही में आपका, अगर पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं, पूरी वीडियो को देखने के बाद याद करते हैं तो आपका 40 में 40 जरूर आएगा। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और आंसर की भी आपका इस चैनल पे उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपके लिए यह चैनल जो होगा वो बहुत उपयोगी होगा। क्यों उपयोगी होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके जो मैथ्स हैं, साइंस है ना, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कराए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और साइंस के सब्जेक्ट पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उससे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को यहाँ इस चैनल से लाभ मिलेगा, इस वीडियो से लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? इसमें से कौन सा जो है वो पदार्थ है? ठीक है। विच इज अ सब्सटेंस। ठीक है। सब्सटेंस या फिर मैटर। क्या है? मैटर। कौन सा मैटर? तो सबसे पहले क्या है? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मतलब जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके पास क्या है? मास है। यानी क्या है? जगह है, स्थान है, जो जगह घेरता है और साथ ही साथ उस जिसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। तो जल, जल क्या है? जगह घेरता है कि नहीं? जल, पानी जगह घेरता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पदार्थ होगा। ईर्ष्या, लोभ, दोष, ये सब क्या है? ये पदार्थ नहीं है। गंध, ये भी पदार्थ नहीं है। इत्र की गंध, तो ये भी क्या है? पदार्थ नहीं है। ईर्ष्या, ये भी पदार्थ नहीं है। सुगंध है ना, इत्र केवल रहता तो क्या हो जाता? पदार्थ हो जाता। तो यहां इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल। क्या हो जाएगा? जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इज। तो हमको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था 3, ठोस है ना, ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्था है। अब तीनों अवस्थाओं में यानी ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में दो परमाणु या दो अणु, दो पार्टिकल्स, दो कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल से ये दोनों टाइटली बाइंडेड होते हैं। ठीक है। जुड़े हुए रहते हैं। अब जो जितना कठोर होगा यानी वो उतना टाइटली है, टाइट है वो, और जितना टाइट है यानी उसके कण जो हैं वो उतना ही नजदीक है। ठीक है। और उतना ही नजदीक है यानी जो जितना मजबूत है उसका आकर्षण बल उतना ही मजबूत है, ताकि उसको तोड़ने में क्या है? ज्यादा परेशानी हो, ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। तो ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। क्या होगा? सबसे अधिक होगा। उससे कम किस में होगा? द्रव में होगा। उससे कम द्रव में होगा और सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। ठीक है। तो आकर्षण बल में, बल सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। ठीक है। कण सबसे नजदीक किस में होंगे? ठोस में। उसके बाद उससे कम नजदीक किस में होंगे? द्रव में। और सबसे कम नजदीक किस में होंगे? गैस में। ठीक है।
चलिए, तो ठोस क्या है? जिसका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, जिसका आकार भी और आयतन भी दोनों क्या है? निश्चित है। आकार प्लस आयतन दोनों क्या है? निश्चित है, तो क्या है? ठोस है, ठीक है। जिसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, वो क्या है? द्रव है। और जिसका इन दोनों में से कोई निश्चित नहीं है, वो क्या है? गैस है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके परमाणु क्या बनाएंगे? तो हमें पता है एटम्स के बाद क्या के पास क्या है? परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है, इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? प्लस, धनायन, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बनाएंगे? गेन मतलब जब वो लेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक, यानी निगेटिव, ठीक है। और निगेटिव को क्या बोलते हैं? एनायन। क्या बोलेंगे? एनायन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है? धनायन, ऋणायन, चतुर्परमाणुक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनायन। जब लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, है ना, तो क्या होगा? उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, त्यागेंगे तो जब कमी होगी तो प्लस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके कितने मोल परमाणु होंगे? ठीक है, तो एटॉमिक मास या कहिए मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या थोड़ा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा अलग अलग है, लेकिन मान वैल्यू जो है लगभग बराबर भी होता है, ठीक है, कुछ कुछ तत्वों का। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो मोल है, ठीक है, तो ये मास नंबर या एटॉमिक मास, तो एक एटॉमिक मास के ग्राम में उसमें 1 मोल होता है। कितना मोल होता है? 1 मोल किसी भी तत्व का, ठीक है। उसके एटॉमिक मास के या फिर मॉलिक्यूलर मास के या फिर मास नंबर के ग्राम में, ठीक है, जो वैल्यू होता है वो उसका 1 मोल होता है। जैसे कार्बन का कितना होगा? 12, ठीक है। इसका द्रव्यमान संख्या जो है वो कितना है? 12। तो 12 ग्राम में 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन का मतलब है 1 मोल, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना है? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब है 1 मोल। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 मोल। कितना होगा? 1 मोल। अगर यही 32 ग्राम ऑक्सीजन पूछता तो कितना मोल हो जाता? 2 मोल। 1 मोल का 16 ग्राम, तब 2 मोल 2 मोल का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके कितने मोल परमाणु होंगे? 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 8 मोल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1 मोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 1 मोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसको समझते चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। यहीं पे एक एवोगाड्रो संख्या है, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये क्या है? इतना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है ना, किसी भी जो तत्व है, एलिमेंट है, उसमें जो एटम्स की संख्या होती है 1 मोल में, वो कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यानी 1 मोल, अगर ये भी कहा जाए कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना परमाणु संख्या होगा भाई, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितनी होगी?
ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रासायनिक संयोजन, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन क्या क्या है? डाल्टन, कौन है? डाल्टन, लेवाइजर, ठीक है, फिर महर्षि कनाद, जे थॉमसन। तो डाल्टन ने क्या दिया था? ये एटॉमिक थ्योरी दिया था, है ना? क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। ठीक है, फिर लेवाइजर, ठीक है, तो लेवाइजर और एंटोनी डी लेवाइजर जो थे वो क्या किए थे? वे प्रोपाउंड किए थे क्या? रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या किए थे? रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छे छोटे छोटे पार्टिकल अब जो हैं कण हैं वो महर्षि कणाद के ही द्वारा बताया गया था पहली बार, और इन्हीं के नाम पर उसका कण नाम पड़ा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद जे थॉमसन ने क्या दिया था? जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में परमाणु संरचना का मॉडल दिया था, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की खोज भी इन्होंने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी और मॉडल भी दिया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लेवाइजर। आपको दो नियम पढ़ना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, और दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम जो है, स्थिर अनुपात का जो नियम है वो दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था? प्राउस्ट ने। और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो दिया था लेवाइजर ने, और इन्हीं को एंटोनी डी लेवाइजर को ही जाता है श्रेय किस चीज़ का? रासायनिक संयोजन के नियमों का। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स का प्रतिपादन करने का श्रेय जो है ये एंटोनी डी लेवाइजर को जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? पदार्थ के कणों का स्वतः अपने आप आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण, परासरण, संवहन, चालन। क्या कहलाएगा? विसरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। ठीक है, क्या होगा? डिफ्यूजन। ठीक है, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए आगे चलिए देखते हैं। विलयन के कण का व्यास होता है कितना से कम होता है? ठीक है, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁸ मीटर, 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁴ मीटर। तो याद रखिए ये कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर। क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर। अगर 10⁻⁹ मीटर यानी इसी को 1 नैनोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर भी दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये सेम है, एक ही है। तो इससे कम है किसका? विलयन का। और 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁷ मीटर, इसका मतलब है कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में जो होता है वो किसके कण का व्यास होता है? कोलाइडल का। किसका होता है? कोलाइडल का। किसका होता है? कोलाइडल का। और 10⁻⁷ मीटर से ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है? वो होता है सस्पेंशन का। किसका होता है? निलंबन। इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन।
और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं निलंबन। तो निलंबन का कितना होगा, 10⁻⁻7 मीटर यानी 100 नैनोमीटर से अधिक होगा, 10⁻⁻7 मीटर से अधिक होगा, ठीक है। फिर कोलाइडल का क्या होगा, 10⁻⁻9 से लेकर के 10⁻⁻7 मीटर तक, और 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटा होता है किसका, विलयन का होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन से या फिर सस्पेंशन से जब रे ऑफ लाइट पास होता है तो उसका पाथ जो है, उसका रास्ता जो है वो विजिबल होता है, दिखता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। तो ये किस में होता है भाई, ये कोलाइडल में भी होता है और निलंबन में भी होता है। किस में होता है, निलंबन में भी होता है और कोलाइडल में भी होता है, ठीक है, कोलाइडल विलयन में भी और निलंबन में भी। तो नमक का घोल विलयन है तो विलयन में होगा नहीं, कॉपर सल्फेट का विलयन विलयन है, होगा नहीं, स्टार्च विलयन विलयन है, नहीं होगा नहीं। तो क्या होगा, दूध। दूध क्या है, कोलाइडल, ठीक है, दूध क्या है, कोलाइडल विलयन, ठीक है। दूध का कैटेगरी को क्या बोलते हैं, इमल्सन। क्या बोलते हैं, इमल्सन। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्पर्स्ड फेज, और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम, दोनों लिक्विड है ना, तो उसको बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं, इमल्सन, हिंदी में भी इमल्सन। और इस इमल्सन का एग्जाम्पल है दूध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काली स्याही में विद्यमान डाइयों को किस विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। चलिए, तो का एग्जाम्पल ऑप्शन क्या क्या है आपके, प्रभाजी आसवन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, डी, क्रोमेटोग्राफी। चलिए कुछ हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में जितना भी विधि है। तो सबसे पहले मान लो कि अगर ये कहा जाए कि नीला तथा काला डाई को अलग करना है, नीला डाई और काला डाई अलग अलग, नीला डाई और काला डाई को अलग करना है, तो ये किससे हो जाता है, वाष्पीकरण से भी हो जाता है। किससे होता है, वाष्पीकरण से, ठीक है। अगर दूध में से क्रीम को निकालना है, दूध से क्या निकालना है, क्रीम, क्या निकालना है, क्रीम, तो ये किस विधि से होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण, या फिर अपकेंद्रण को इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, तो अपकेंद्रण से होगा। फिर अगर दो अघुलनशील है, इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो आपस में सॉल्यूबल नहीं है, घुलनशील नहीं है, अघुलनशील। तो अगर अघुलनशील है तो उसको पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है, इससे पृथक्करण विधि से, सेपरेशन मेथड से, ठीक है। चलिए, नमक और कपूर है, कपूर का कोई भी है मिक्सचर, कैम्फर, कपूर को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। अगर कपूर है उसका है तो उसको हम लोग किस विधि से करेंगे, तो उसको करते हैं हम लोग कंडेंसेशन विधि, सॉरी कंडेंसेशन नहीं, सब्लिमेशन। किस विधि से, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन जो विधि है उससे हम लोग कपूर और नमक के मिक्सचर को अलग करेंगे, ठीक है। काली स्याही को हम लोग देख लिए क्रोमेटोग्राफी से ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो, देखिए प्रभाजी आसवन और आसवन, ये दोनों जो विधि है ये किसके लिए है, जो सॉल्यूबल है,
मतलब घुलनशील है, जो घुल जाते हैं दो एक ही में, जो घुलनशील है। अब ध्यान रखिए, घुलनशील का दो कैटेगरी है, एक जिसका क्वथनांक 25 केल्विन से अधिक है, 25 केल्विन से अधिक है, तो उसमें कौन सी विधि होगा? आसवन विधि, यानी डिस्टिलेशन। 25 केल्विन से अधिक है तो डिस्टिलेशन, और 25 केल्विन से अगर क्वथनांक कम है, इससे अगर कम है तो हो जाएगा प्रभाजी आसवन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कब? जब 25 केल्विन से कम होगा तब, और 25 केल्विन से अगर अधिक है क्या क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो हो जाएगा 25 केल्विन से अधिक होगा तो आसवन, और 25 केल्विन से कम होगा तो प्रभाजी आसवन। जो एयर यानी हवा का जो गैसेस है उसको भी अलग हम लोग करते हैं प्रभाजी आसवन विधि से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। क्लियर है? एक हम लोग यहाँ देखें केल्विन, तो याद रखिए कि केल्विन को 273.15 होता है, लेकिन 273 आप याद रखिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जो जोड़ देते हैं, है ना? ठीक है, और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं। क्लियर है? ऐसे 273.15 होता है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर 0.15 दिया है ऑप्शन में तो इस पे जाएंगे। अगर केवल 273 का ही फर्क देखने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दें, कहा जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, और ऑप्शन में मान लीजिए दे दे 298, 296, 293, इस तरह से दे दे तो क्या हो जाएगा 298, यानी 273 ही ऐड हो जाएगा। क्लियर है? केवल अगर 0.15 दे 0.15 तो 0.15 के पास जाना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है। ठीक है, अणुकता, परमाणुकता, संयोजकता, सक्रियता, स्पेसिफिसिटी, एटोमिसिटी, है ना, वैलेंसी, रिएक्टिविटी। तो क्या कहलाएगी? परमाणुकता। पदार्थ में अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता, एटोमिसिटी। ठीक है, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया? परमाणुओं से की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया? गोल्डस्टीन, जे थॉमसन या टॉमसन, डाल्टन और चैडविक। तो किसने दिया था? जे थॉमसन, और उस मॉडल का नाम पड़ा टॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल। उसी का नाम पड़ा तरबूज मॉडल, यानी वाटरमेलन मेथड मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी उसी को बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, चलिए, तो पहला किसने दिया था? जे थॉमसन ने। यहाँ पे गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन के बारे में भी हम लोग थोड़ा हल्का हल्का जान लें। ये गोल्डस्टीन जो है ये प्रोटॉन की खोज किए थे, कैनाल रे। डाल्टन जी जो हैं, ठीक है, तो डाल्टन जी आपको पता ही है कि एटॉमिक सिद्धांत, ठीक है, परमाणु का सिद्धांत दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे उसके। ठीक है, जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो थॉमसन्स ने इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन का भी खोज इन्होंने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की भी खोज किए थे किसने? किसने खोज किया था इलेक्ट्रॉन का? जे थॉमसन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटीन का, और चैडविक ने न्यूट्रॉन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रदरफोर्ड से है, अल्फा कण कैसे होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण, त्रिआवेशित हीलियम कण, ए और बी दोनों, चतुरावेशित हीलियम कण, डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स, ट्राई चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स, बोथ ए एंड बी, या फिर क्वाड्री चार्ज। तो क्या होंगे इसके सही आंसर? क्या होंगे? द्विआवेशित हीलियम कण। ठीक है, द्विआवेशित हीलियम कण। इसको किस पे गिराया गया था? तो स्वर्ण फॉइल पे, है ना, गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड फॉइल पे। अल्फा कण जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी? तो पहले कक्षा में कितना होता है 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। कैसे होता है? ये 2n², एक रहेगा तो एक का स्क्वायर 1 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2। अगर n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, n का वैल्यू अगर 3 होगा तो 18, n का वैल्यू अगर 4 होगा तो 4 चौके 16 दूनी 32, तो n का वैल्यू अगर 5 रहेगा तो कितना होगा? कमेंट सेक्शन में आप बताइए, है ना। n का वैल्यू 5 रहेगा तो कितना होगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? पहले सेल में k, ये किस में? l में, ये किस में? m में, तो ये तीसरा हो गया, तीसरे सेल में रहेगा ये 18 है तो k l m, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी m। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं यूनिसेलुलर। ऑप्शन क्या है? अमीबा, कवक, भेड़, बकरी। नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा आंसर? अमीबा। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। इसका कितने कितने कोशिका है? तो एक कोशिका है, बाकी सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है, बहुत सारे कोशिका है। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? ठीक है, किसने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूनहॉक, टी स्वान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए, उसके बाद ल्यूनहॉक, ये क्या किए थे? बैक्टीरिया की खोज किए थे। ठीक है, क्या किए थे? बैक्टीरिया की खोज किए थे। उसके बाद याद रखिए जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खोज किसने किया था? ये सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? ये पुरकिंजे ने। किसने किया था? J.E. पुरकिंज, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुरोकंज। J.E. पुरोकंज क्या किए थे? जीव द्रव्य की खोज किए थे। ठीक है, चलिए, सेल कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? दो मिल करके दिए थे, एक टी स्वान यहाँ पे नाम है और एक स्लाइडन। स्लाइडन और स्वान मिल करके कोशिका सिद्धांत दिए थे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिए थे। परमाणु सिद्धांत देखे थे हम लोग, डाल्टन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? टी स्वान और स्लाइडन ने। ठीक है, एम स्लाइडन, एम स्लाइडन, स्लाइडन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? प्रोटीन निर्माण का केंद्र है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, वैक्यूल। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइजोसोम, सॉरी राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। थोड़ा सा हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए, पहला चीज कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, अंतर्द्रावी जलिका, अंतर्द्रावी द्रवी जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, ये दो तरह का, पहला है SER यानी रुखरा, खुरदुरा। ठीक है, और एक है चिकना यानी सॉरी, ये SER यानी चिकना हो गया, और एक रफ
RER। तो रफ जो है ये राइबोसोम इसमें लगे होते हैं, इसी में राइबोसोम लगे होते हैं रफ वाले में, ठीक है। और ये किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का, ठीक है। और ACR स्मूथ क्यों है? इसमें क्या क्या है? लिपिड है, लिपिड हिंदी में भी लिपिड ही बोलते हैं, और वसा यानी फैट, फैट और लिपिड है ACR में। और रफ में RER में कौन है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम, ठीक है। इस ACR में विष निराविषीकरण, इसको निराविष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराविष। डिपॉइजनिंग करता है, मतलब पॉइजन को काटता है। दवा का भी अगर है, ठीक है, या विष का है, तो उसको खत्म करने का काम करता है कौन? SER। उसको कम करने का काम करता है कौन? SER, ठीक है। चिकनी अंतर्द्रावी जालिका। क्लियर है? चलिए, उसके बाद थोड़ा हम लोग इसमें देख लेते हैं और क्या क्या है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण क्या करते हैं? लाइसोसोम को बनाते हैं। जो गोल्जी उपकरण है, रिवाइज कर लेते हैं तुरंत से। गोल्जी उपकरण जो है, गोल्जी बॉडी, ये क्या करता है? लाइसोसोम बनाता है। क्या बनाता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? ये सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग बोलते हैं किसको? लाइसोसोम को। हिंदी में भी देखिए लाइसोसोम ही होता है, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे लाइसोसोम। तो इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्लियर है? चलिए, इसके बाद यहां देखिए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का, है ना, पावर हाउस है ये। भोजन यही बनता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल में है, यानी पादप कोशिका में केवल पाए जाते हैं प्लास्टिड, और उसका भी अपना DNA और RNA होता है। वैक्यूल रसाधानी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार का विभज्योतक पाया जाता है? तो जड़ और तनों में वृद्धि वाला जो भाग होगा उसमें कौन सा विभज्योतक पाया जाता है? विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज फाउंड इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स? शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्विष्ट, पेशीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शीर्षस्थ। जहां पे भी वृद्धि की बात हो रही है, टिप पे आगे बढ़ाना है इसको, तो क्या होगा? शीर्षस्थ। मोटा करना है तो क्या होगा? पार्श्व, ठीक है। तो शीर्षस्थ क्या करता है? ग्रोथ कराता है, बढ़ाता है, ठीक है। चलिए, अगर ये साइड से बढ़ाने की बात कही जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? पार्श्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ, ठीक है। चलिए, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स टू बोन्स कॉल्ड? ठीक है, तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? पहला चीज कि ये संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक में भी इसका नाम है, क्या है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है? कंडरा, स्नायु, उपास्थि और एक्सन। टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एक्सन। तो दो अस्थि यानी अस्थि, बोन को बोन से यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ना क्या कहलाता है? स्नायु। क्या कहलाता है? स्नायु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ना। अब हड्डी को मांसपेशी, मसल से जोड़ना, इसको क्या कहते हैं? कंडरा। क्या कहलाता है ये? कंडरा। क्या? अस्थि को किससे जोड़ना? मांसपेशी से, तो इसको क्या कहेंगे? टेंडन। और कार्टिलेज क्या होता है? उपास्थि क्या होता है? कोमल हड्डी। कोमल हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या है? एक्सन। एक्सन क्या है? एक्सन जो है वो नर्व सेल में, ठीक है, नर्व सेल है, उसके इस भाग को क्या बोलते हैं? एक्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सन, ठीक है।
चलिए, कौन से ऊतक प्रायः पौधों में भोजन का भंडारण करते हैं? पूछ रहा है कि कौन सा ऊतक प्रायः पौधों में भोजन का भंडारण करते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पैरेन्काइमा। कौन करता है भोजन का भंडारण? पैरेन्काइमा। इसमें ज़्यादा स्पेस रहता है, ज़्यादा जगह रहता है, और ये क्या काम करता है? भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है, क्या है? क्लोरोफिल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, अगर जिसमें एयर है, हवा है ना, जिसमें ज़्यादा हवा है, ताकि वो पानी में तैर सके, तो उसको क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे कॉलेनकाइमा क्या करता है? लचकदार बनाता है, लचीलापन लाता है। ठीक है, ये ऊतक जो है वो लचीलापन लाता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? ये कठोरता देता है। जैसे रेशेदार छिलका किसका? नारियल का, उसमें क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा। वो उस, है ना, कौन सा ऊतक पाया जाता है उसमें? तो स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, कठोरता प्रदान करता है। चलिए, जाइलम क्या है? जाइलम कैरियर है। ये भी एक ऊतक है अस्थाई, लेकिन ये क्या है? कैरियर है। कैरियर का मतलब ये ढोता है क्या? जल और खनिज को, जल और खनिज को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जड़ से लेकर के। और ये ऊपरी मुखी है। जाइलम क्या है? ऊपरी मुखी, केवल ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो ऊतक है इसका दोस्त, वो है फ्लोएम। फ्लोएम किसको किसका संवहन करेगा? संवहन वहन है ये किसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा? तो भोजन को। पत्तियों के द्वारा जब भोजन बन रहा है, उसको हर विभिन्न भागों तक, पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किस ऊतक का है? फ्लोएम ऊतक का। ठीक है, और भोजन को भंडारण करने का काम किसका है? तो ये है पैरेन्काइमा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो किसको बोलते हैं हम लोग? थैलोफाइटा को, थैलस जिसमें। तो यानी किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा। ठीक है, चलिए, तो इससे हम लोग थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट में क्या है कि 5 जगत, 5 किंगडम में विभाजित किया जा रहा है। एक मिनट, 5 जगत में विभाजित किया गया है पूरे किंगडम को। ठीक है, तो किसके द्वारा ये कहा किया गया? विटेकर। किसके द्वारा? विटेकर जी के द्वारा। 5 जगत कौन कौन है भाई? तो मोनेरा है, हिंदी में भी मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा हिंदी में भी वही सेम। फंजाई है, प्लांटी है, और एनिमेलिया है। तो सेम हिंदी में भी यही है। ठीक है, ये 5 जगत में विभाजित किया गया है विटेकर जी के द्वारा। ठीक है, फिर क्या है? जो ये 5 जगत है, उसी में अभी हम लोग जो देखे वो क्या है? थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा, यानी ये शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शैवाल। ब्रायोफाइटा क्या है? ये उभयचर कहा जाता है, पादप वर्ग का उभयचर। पादप वर्ग का उभयचर। ठीक है, टेरिडोफाइटा, इसमें क्या है? जड़, तना और पत्ती, ये तीनों क्या है? विकसित है, पूर्ण विकसित है। जड़, तना और पत्ती, ये तीनों जो है उसमें जनन अंग यानी बीज नहीं है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। क्लियर है?
अब जिसमें बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम। और जो बीज उत्पन्न करते हैं, है ना, जननांग मतलब जननांग रहते हैं और बीज उत्पन्न करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फेनरोगैम। इंग्लिश में भी वही है, सेम है, फेनरोगैम। फेनरोगैम। फेनरोगैम, ठीक है। इसमें बीज रहता है और इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दे आर कॉल्ड द क्रिप्टोगैम। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिप्टोगैम, ठीक है। चलिए, जिम्नोस्पर्म क्या होता है? दो संघ है, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जिसका बीज जो होता है नग्न होता है, ढका हुआ नहीं रहता है, खुला रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। और जिसका ढका होता है बीज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि आदि किस वर्ग के जीव हैं? एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, निमेटोडा। तो ये किसके हैं? निमेटोडा के। किसके हैं? निमेटोडा के, ठीक है। एनिलिडा में क्या है? एनिलिडा में केंचुआ। एनिलिडा में क्या आता है? केंचुआ आता है, जोंक आता है। मोलस्का में क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस या घोंघा, हिंदी में, इंग्लिश में स्नेल। इंग्लिश में क्या होगा? स्नेल। ऑक्टोपस या स्नेल मोलस्का में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है? ऑर्थोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। ये क्या है? सबसे बड़ा संघ। पूछ देगा सबसे बड़ा संघ बताइए। सबसे बड़ा संघ जंतु जगत का ऑर्थोपोडा। एग्जाम्पल में क्या क्या है? मक्खी, तितली, मकड़ी, ये सब क्या है? ऑर्थोपोडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जी तंत्र को क्या कहते हैं? ब्रिक, नेफ्रिडिया, ऑस्टियोल, स्पाइरेकल। तो क्या बोलते हैं इसमें? नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें से किस सरीसृप का हृदय 4 कक्षीय होता है? सभी सरीसृप का हृदय जो होता है वो कितने कक्षीय होता है? 3 कक्षीय। किसको छोड़ करके? मगरमच्छ को छोड़ करके, ठीक है। तो कछुआ, छिपकली, सांप, ये तीनों का क्या होगा? 3। तो मगरमच्छ का कितना होता है? 4। कितना चैम्बर होता है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो ऑडोमीटर क्या नापता है? दूरी। क्या नापता है? दूरी। और स्पीडोमीटर क्या नापता है? चाल। क्या नापता है? चाल। तो ऑडोमीटर क्या नापेगा? दूरी। दूरी का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। चाल का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या हो जाएगा? इसका भी मीटर पर सेकेंड। समय का क्या होगा? सेकेंड, ठीक है। वेग इसमें क्या है? ये एक सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कण आर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन होगा। आधा वृत्त गया, उसके बाद उसका विस्थापन क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ से चला, यहाँ आकर के ऐसे पहुँच गया। चाहे मान लीजिए ये पूरा वृत्त बना लेते हैं, ये पूरा वृत्त है ना, थोड़ा मेरा वृत्त टेढ़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें ये आर है, अब आधा यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचता है, यहीं रुक जाता है। तो आधा वृत्त का क्या होगा? विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक होगा, ए से बी, यानी ये वाला रेखा। तो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2r। टोटल कितना हो गया? 2r। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2r। चलिए अगर पूरे वृत्त में घूम जाता तो इसका विस्थापन कितना हो जाता है? 0। लेकिन ये क्या है? आधा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्तीय गति में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? गति की दिशा निश्चित रहती है, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, त्वरण शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं।
तो क्या होता है, गति की दिशा निश्चित रहती है? ऐसा नहीं है, गति की दिशा हमेशा बदलते रहती है। हर पोजीशन, हर पॉइंट पर गति की दिशा क्या होती है, बदलते रहती है। इसीलिए गति की दिशा कैसे होता है, जो इस पे हम लोग क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाएंगे, है ना, स्पर्श रेखा बनाएंगे, और स्पर्श रेखा का जिधर मुंह रहेगा वही इसका क्या होगा, उस समय उस कण का, इस कण का दिशा होता है, वेग का दिशा, गति की दिशा होती है। ठीक है, और गति के दिशा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए त्वरण जो होगा वो शून्य नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? कार्य, चाल, द्रव्यमान, बल। तो कार्य क्या है, अदिश राशि है, ये स्केलर है। चाल भी क्या है, स्केलर है। द्रव्यमान स्केलर है। तो बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण दुगना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फोर्स बराबर क्या है, मास गुने एक्सेलरेशन। तो अगर मास को दुगना कर दीजिए 2m हो गया, और एक्सेलरेशन को भी दुगना कर दीजिए तो 2a हो गया, तो दो दूनी के 4, तो 4f हो जाएगा, यानी 4ma हुआ ना। तो पहला f कितना है, ma है, तो अब कितना हो जाएगा, चरगुना हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चौगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होगा, संवेग से संबंधित होगा, त्वरण से संबंधित होगा, चाल से होगा, कि संवेग परिवर्तन की दर से होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर से होगा। और संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल की जो परिभाषा है वो किस गति के नियम से मिलता है, तो दूसरा नियम से। सेकेंड लॉ को ही फादर ऑफ लॉ कहा जाता है। ये पहला और तीसरा नियम का भी पिता, जनक बोला जाता है किसको, सेकेंड लॉ को। और सेकेंड लॉ को ही, दूसरा नियम को ही वास्तविक नियम कहा जाता है, रियल लॉ। ठीक है, पहला नियम किससे है, इनर्शिया से है, ठीक है, जड़त्व से है। दूसरा नियम किससे है, बल से है। और तीसरा क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए संवेग क्या है, संवेग को p से दर्शाते हैं, और ये क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी, m गुने v। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी ये क्या है, वेग में परिवर्तन के दर को v माइनस यू बटा टी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। चाल क्या है, ये टोटल दूरी बटा टोटल समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वांक यानी g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका मान क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी, 6.67 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी, 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और 6.67 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी। तो पहला चीज़ कि इसका इकाई क्या होता है, इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो यूनिट कहाँ है, केवल एक ही यूनिट सही है, तो यही आंसर भी हो जाएगा, है ना, 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? ठीक है, चलिए जी का मान जो होता है, अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम बात करेंगे, तो जी का मान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घटेगा, और नीचे भी जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ सरफेस पर है, कहाँ होगा, सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जी का मान सबसे अधिक होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। सेंटर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के केंद्र पर कितना हो जाएगा, 0। पृथ्वी के केंद्र पर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किससे कह रहा है, इक्वेटर और पोल की बात कर रही है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है तुम्हारा इक्वेटर, और ये क्या है, पोल। और यहाँ से यहाँ तक आर की वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक आर की वैल्यू, तो ये ज़्यादा लंबा है। जो जितना लंबा होगा सेंटर से, जी की वैल्यू उतना ही कम होगी। आई बात समझ में, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा, ये आर क्या है, कम है, तो आर का वैल्यू जब कम होगा तो जी का मान अधिक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जी का मान अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुव पर। कहाँ होगा, ध्रुव पर, पोल पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, और उसी को बोलते हैं हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं हम लोग जूल। इसी को क्या बोलेंगे? जूल। क्लियर है? चलिए, इसका कार्य का जो सीजीएस यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग अर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ग। चलिए, वाट किसका यूनिट है? तो पावर का, शक्ति का। ये आपका ये भी पूछ सकता है ना? चलिए, ओम और टेस्ला आपको पढ़ना नहीं है, 10th में पढ़ना है, इसलिए इससे प्रश्न नहीं रहेंगे। ओम होते हैं प्रतिरोध का होता है, और टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा की बात कही जा रही है, तो गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv²। तो अगर हम इसको बदलेंगे तो हाफ, तो mv का अगर होल स्क्वायर कर देंगे बाई m कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 p²/m। 1/2 p²/m, ये भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 1/2 m v गुने v कर सकते हैं इसको। फिर 1/2 एम भी को क्या लिख सकते हैं? p और गुने v, तो pv/2 भी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या है? p है, तो 1/2 p²/m ये भी होगा, तो ये ऑप्शन में नहीं है। और दूसरा क्या देखे थे हम लोग? p गुने v/2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यूटन, हर्ट्ज, सेकंड, मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तरंगदैर्ध्य का क्या होता है? मीटर। तरंगदैर्ध्य का मीटर, आवृत्ति का हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का परास है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो रेंज ऑफ हियरिंग फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम वाले को बोला जाता है अश्रव्य। क्या बोलते हैं? अश्रव्य। ऊपर वाला क्या है? श्रव्य। ये है श्रव्य। नीचे वाला ये क्या हो गया? अश्रव्य। अश्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। 20,000 से अधिक को बोलते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य या पराध्वनि। इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। ठीक है, और श्रव्य का एग्जाम्पल कौन कौन है? 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे हम लोग जो आपको बुक में पढ़ना है। व्हेल मछली, है ना, व्हेल मछली, और हाथी या एलिफेंट जिसको बोलते हैं ना। तो व्हेल मछली, व्हेल और हाथी, ये दोनों क्या है? अश्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम को भी, कम के वाले ध्वनि को भी ये क्या कर लेते हैं? आसानी से सुन लेते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले यानी पराश्रव्य में 2 एग्जाम्पल आप याद रखिए। एक डॉल्फिन का याद रखिए, और बैट। डॉल्फिन और बैट, बैट यानी चमगादड़। चमगादड़ और डॉल्फिन जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस समूह की पहचान करें जिसमें सभी जीवाणु जनित रोग शामिल है। ठीक है, किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, है ना। एक मिनट। जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, विषाणु से जो रोग होते हैं वो कौन कौन है? खांसी जुकाम जो है, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा, हिंदी में भी इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, ये किससे होंगे? विषाणु से होंगे। ठीक है, वायरस से।
अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन होंगे? टाइफाइड, है ना, डायरिया, हैजा जिसको बोलते हैं, है ना, हैजा, टाइफाइड, हैजा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एंथ्रेक्स, एनिमल्स में होता है, जानवर में होता है ना। तो ये किससे, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। चलिए, तो टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया, है ना, ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक ये भी बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स ये भी बैक्टीरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया होता है पैरासाइट्स यानी प्रोटोजोआ से होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, तो ये होगा नहीं, मलेरिया आ गया। तो काला जर ये भी होता है किससे? प्रोटोजोआ से, तो ये भी नहीं होगा। क्षय रोग, है ना, तपेदिक यही है, क्षय रोग, या एंथ्रेक्स या डेंगू। तो डेंगू क्या है? तो डेंगू आपका वायरस से है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको वायुमंडल का सुरक्षा कवच कहा जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ओजोन। किसको कहा जाता है? ओजोन को। किसको? ओजोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में पारा की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? हैजा, निमोनिया, मलेरिया, मीनामाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मीनामाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? गेहूं, चना, मटर, धान। तो गेहूं, चना, मटर ये तीनों क्या है? रबी फसल है, और धान क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का। किसका उत्पादन होता है? समुद्री जीवों का, ठीक है। मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी को एपीकल्चर, ठीक है। फूल को फ्लोरीकल्चर, फूल को फ्लोरीकल्चर। और झाड़ियों को क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। चलिए, तो ये आपके वीवीआई क्वेश्चंस थे, सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने देख रखा है। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे यहीं से रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 10th में आपका ये चैनल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।